नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का चुनाव मंच, चुनाव का सबसे बड़ा मंच। और हम यहाँ चंडीगढ़ में हैं, बात कर रहे हैं हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव की। बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे नेता, लेकिन इनाम तो मिलेगा किसी एक को, और वो कौन होगा यही आज हरियाणा की जनता के बीच आकर नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। स्वागत कराना चाहते हैं, हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी। राघव जी, बहुत स्वागत आपका हमारे प्रोग्राम में, बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। लगा नहीं था कि मतलब हरियाणा चंडीगढ़ में आपसे मुलाकात होगी। चुनाव आपका कैसा जा रहा है पहले बताएं, क्योंकि जैसा मैंने कहा बहुत सारे लोग हैं इस चुनाव में। आपने बुलाया और हम चले आए। क्या बात है सर। बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है। आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती से हरियाणा की 90 में से 90 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। पहली बार इतनी मजबूती से एक मजबूत संगठन के साथ हम हरियाणा के चुनाव में उतरे हैं और बहुत अच्छे नतीजों की अपेक्षा है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल हरियाणा के लाल हैं, हरियाणा के अपने बच्चे हैं, अपने बेटे हैं, अपने भाई हैं। तो मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता अपने बेटे को खूब प्यार और आशीर्वाद से नवाजेगी और एक अच्छा डेब्यू परफॉर्मेंस आम आदमी पार्टी देगी। तो आजकल पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी शेरो शायरी सूझ जाती है, तो एक शेर आया दिमाग में अब, लेकिन आपके लिए नहीं था, लेकिन अब आ गया दिमाग में तो कह दे रहा हूं कि बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो पहले मिला है उसे संभालिए। कहां आप हरियाणा के चक्कर में आगे, सर दिल्ली संभालो, आप पंजाब संभालो आप। देखिए, ये तो फिर बीजेपी और कांग्रेस पे भी लागू होता है उनको जो जिन जिन राज्यों की और जो जो जिम्मेदारियां मिली हैं। देखिए, मोटे मोटे तौर पे मेरा अपना ये मानना है कि एक लोकतंत्र में लोगों के पास जितने विकल्प और ऑप्शंस होंगे, उतना हमारा जो देश का लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वो मजबूत होगी। पहले हरियाणा की जनता के पास मोटे मोटे तौर पे 2 ऑप्शंस होते थे, कभी भाजपा की सरकार बना दी, कभी कांग्रेस की सरकार बना दी। अब एक थर्ड पॉलिटिकल फोर्स हरियाणा में उभरी है जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। इसीलिए मेरा अपना यह मानना है कि इस बार हरियाणा का चुनाव ए, बी और सी है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। और ये 3 राजनीतिक ऑप्शंस इस बार जनता के सामने हैं और जनता ने तय करना है कि वो कौन से राजनीतिक दल को सत्ता में बिठाएगी, किसे ऑपोजिशन में बिठाएगी और किसे सत्ता की चाबी सौंपेगी। आप चाबी लेके भाग जाएंगे अरे कितना वोट मिला था आपको 2019 चुनाव में? देखिए, 2019 में ना हम सारी सीटों पे लड़े थे, ना हमारे पास संगठन था, और आपको याद होगा 2019 का हरियाणा चुनाव दिल्ली के फरवरी 2020 के चुनाव से महज 2-3 महीने पहले था। हमारा सारा फोकस फरवरी 2020 में होने वाले दिल्ली चुनाव पे था, हरियाणा चुनाव पे नहीं था। दूसरा, पिछले चुनाव में हमारे पास पंजाब में भी सरकार नहीं थी, हम एक राष्ट्रीय पार्टी भी नहीं थे। तो बीते 5 सालों में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता बढ़ी है, उसने हरियाणा में एक राजनीतिक ऊर्जा पैदा करी है आम आदमी पार्टी के हक में। उसी की बदौलत आज हमारा एक संगठन है, मजबूत संगठन है, हम एक राष्ट्रीय ताकत है और उस ताकत के अनुसार हम हरियाणा के चुनाव में उतरे। केजरीवाल जी का घर जैसा आपने बताया हरियाणा में है, आपकी पंजाब में सरकार, दिल्ली में सरकार, बीच में हरियाणा। यहां आपको वक्त क्यों लग रहा है जड़े जमाने में, क्या क्यों लगा अब तक? देखिए, ये तो देखने का नजरिया है। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी दशकों पुरानी राजनीतिक पार्टियां हैं। हमें तो महज 10 साल हुए हैं अभी जन्मे हुए, हमारी पार्टी के जन्म हुए, आम आदमी पार्टी को बने हुए। 10 साल के भीतर आम आदमी पार्टी की 2 बड़े राज्यों में, महत्वपूर्ण राज्यों में सरकारें हैं, पंजाब और दिल्ली। गुजरात में हमारे विधायक हैं, गोवा में हमारे विधायक हैं, 1 दर्जन से ज्यादा सांसद हैं और कई भारत देश के राज्यों में एक राजनीतिक ऊर्जा आम आदमी पार्टी में नजर आती है, जिसमें हरियाणा एक राज्य है। तो मुझे लगता है कि इतनी रफ्तार से आगे बढ़ने वाली शायद ही कोई पार्टी आजाद भारत के इतिहास में हुई होगी। और आम आदमी पार्टी का जो हरियाणा का ग्राफ है, वो तो वास्तव में सराहना के काबिल है, ना कि हम उसे एक इस नजरिए से देखें कि हमें को बहुत लंबा समय लग गया हरियाणा में। जब आप लोगों को पता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, मिलकर चुनाव लड़े थे लोकसभा का। हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार गठबंधन नहीं हो रहा उनका। पंजाब में भी वैसे गठबंधन नहीं हुआ था, लेकिन गठबंधन करने की कोशिश हुई थी। और राघव चड्ढा जी अपनी पार्टी की तरफ से उसमें अपनी पार्टी की को रिप्रेजेंट कर रहे थे कि अगर ये अलायंस हो जाए तो बेहतर। और आपने, मुझे लगता है कि उस वक्त कहा भी था, आरजू भी है, हसरत भी है, उम्मीद भी है। उम्मीद कैसे टूट गई सर, नहीं हुआ अलायंस?
देखिए, इंसान की जीवन की सारी आरजू और हसरतें पूरी तो नहीं होती हैं। क्या बात। तो ये वाली आरजू हसरत हमारी पूरी नहीं हुई। एक गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पे इंडिया नाम से, इंडिया गठबंधन नाम से बनाया गया। राष्ट्रीय स्तर पे वो गठबंधन आज भी कायम है, जिसमें कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, अन्य राजनीतिक दल साथ में है। वो राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन राज्यसभा और लोकसभा में भी मजबूती से एक परिवार की तरह एकजुट होकर चुनाव लड़ता है। क्योंकि हम एक गठबंधन के राष्ट्रीय स्तर पे हिस्सा थे, विचार काफी हद तक समान थे, इसलिए हमने ये प्रयास किया कि हरियाणा में भी एकजुट होकर चुनाव लड़ा जाए। और उसकी एक पृष्ठभूमि है। उसकी पृष्ठभूमि यह है कि हरियाणा में लोकसभा का जो 2024 का चुनाव अभी हाल ही में समाप्त हुआ, उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन में उस चुनाव को लड़ा, एक परिवार की तरह उस चुनाव को लड़ा, जिसमें एक सीट हमारे खाते में आई और उस सीट पर आम आदमी पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन रहा। हमें 42% से ज्यादा वोट उस पर मिला। हमारे प्रत्याशी मात्र 29,000 वोटों से वो चुनाव हारे। जो 20 लाख मतदाताओं का जो एक बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र में होता है, उसमें 29,000 वोटों की हार को हार नहीं कहा जाता। तो एक बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। और साथ में उस लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभाएं आती थी। 9 विधानसभाओं को समेटकर वो एक लोकसभा सीट बनती है। उन 9 विधानसभाओं में से 4 विधानसभाएं आम आदमी पार्टी ने लोकसभा में भी जीती। तो यानी कि 40% से ज्यादा स्ट्राइक रेट आम आदमी पार्टी का लोकसभा में रहा। उसी की पृष्ठभूमि, उसी के बैकग्राउंड में हमने एक गठबंधन बनाने का प्रयास किया, अथक प्रयास किया। प्रयास दोनों तरफों से था। आरजू और हसरत भी दोनों राजनीतिक दलों की थी, हाईएस्ट पॉलिटिकल लीडरशिप की थी। बट हर बार आप समान विचार होने के बाद भी एक मंच पर साथ आए, ये नहीं होता। और इसमें कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, हम भी एक राष्ट्रीय पार्टी है। वो भी एक राजनीतिक ऊर्जा भरी फोर्स है, हम भी एक राजनीतिक ऊर्जा भरी फोर्स है। तो हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, पूरे दमखम से लड़ रहे हैं। आरजू आपकी भी आरजू, उनकी भी हसरत, आपकी भी हसरत, उनकी भी। शीर्ष स्तर पर आप लोग बातचीत कर रहे हैं, तो मतलब किसी ने तो भांजी मारी बीच पे ना, वो कौन था? देखिए, वो सर्कमस्टेंसेस होते हैं। देखिए, वो एक साहिर लुधियानवी साहब का एक शेर है। अब आप आयो मूड में, ठीक। एक साहिर लुधियानवी साहब का एक शेर है, जैसे गुरुदत्त साहब की एक पिक्चर आई थी, जिसमें उन्होंने उनका बड़ा ही मशहूर गाना है कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। उस फेमस गाने में एक स्टैंजा है, वो ये है कि जो अफसाना, जिस अफसाने को अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, जिस अफसाने को अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। क्या बात। तो उसी के अनुसार हमने जब गठबंधन नहीं बना तो अलग अलग लड़ने का फैसला लिया। मैं आपको वो बता रहा हूं जो सार्वजनिक है, जो छपता था अखबारों में, ठीक है। बाकी तो आप जानते हैं और आप जिनसे बात करते थे वो जानते हैं। राहुल गांधी जी चाहते थे कि यह अलायंस हो जाए। उनको लगता था गठबंधन धर्म निभाना चाहिए, आम आदमी पार्टी के साथ हमको मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। हुड्डा साहब नहीं चाहते थे। बात सही है कि नहीं, आप बता दीजिए। देखिए, पहली चीज तो यह है कि कमरे के भीतर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की क्या चर्चाएं हुई, उसे सार्वजनिक तौर पर शेयर करना उचित नहीं होगा। और कम से कम मैं तो कतई भी गठबंधन धर्म का पालन करने वाला आपके बाद वही आ रहे हैं, क्या पता वो कर दें। आप उनसे पूछिएगा, अगर उन्हें उनका गठबंधन धर्म अनुमति देता है तो वे जरूर सार्वजनिक तौर पे चर्चा करें। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं और आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, उन दोनों ने ये खूब प्रयास किया कि गठबंधन बने। शायद स्थानीय इकाई का और स्थानीय राजनीतिक जो कंपल्शंस होती हैं, उन्होंने कोई और फैसला किया और उसके चलते गठबंधन नहीं बना। जैसा कि मैंने कहा, जरूरी नहीं है कि विचार समान होने के बाद भी आप हर बार एक मंच पे साथ आ जाएं, बहुत बार नहीं भी आते हैं। और इससे हमें हताश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आम आदमी पार्टी के मतदाताओं को, आम आदमी पार्टी के संगठन के लोगों को ये कहना चाहूंगा कि हरियाणा की जनता इस बार सत्ता में जिस मर्जी पार्टी को बिठाए या विपक्ष में जिस मर्जी पार्टी को बिठाए, सत्ता की चाबी आम आदमी पार्टी को मिलेगी। आम आदमी पार्टी की सपोर्ट के बिना इस बार हरियाणा में कोई सरकार नहीं बनेगी। आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना, हंग असेंबली होगी। देखिए, वो तो हरियाणा का चलन रहा है।
गठबंधन ही चलता आया है, अभी भी गठबंधन की सरकार है, इससे पहले भी गठबंधन की सरकार थी। तो मेरा अपना यह मानना है कि जीत की चाबी, सत्ता की चाबी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के पास होगी। और ये जीत की चाबी सत्ता की लालसा के चलते हम नहीं चाहते, या हरियाणा की जनता सत्ता की लालसा के चलते हमें नहीं दे रही है। हमने एक पॉजिटिव एजेंडे के तहत 5 बड़ी गारंटियां, 5 बड़े वादे हरियाणा की जनता से करे और कहा कि देखिए भाई, हरियाणा के एक छोर पे दिल्ली है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, दूसरे छोर पे पंजाब है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, और दोनों राज्यों में हमने 5 बड़े वादे पूरे किए हैं या करने जा रहे हैं। यही 5 वादे हम हरियाणा में पूरे करेंगे या जो भी सरकार बनाएगा उससे वादे पूरे करवाएंगे, जिसमें पहला है मुफ्त बिजली, दूसरा है बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा, तीसरा मुफ्त शानदार वर्ल्ड क्लास इलाज, चौथा हर बेरोजगार को नौकरी, और पांचवा हर महिला को 1000 रुपए की सम्मान राशि, सहायता राशि हर महीने। ऑप्शन इतने हैं कहां जो आपने कहा कि जो भी आएगा उससे हम वादे पूरे करवाएंगे? 2 ही तो ऑप्शन है, कांग्रेस है और बीजेपी है। मतलब इसमें आप बीजेपी को भी इंक्लूड कर रहे हैं? देखिए, समझने वाले समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। समझने वाले वही समझे जो मैं कह रहा हूं। नहीं नहीं, बिल्कुल चुनावों, ये चीज, ये सवाल मुझे लगता है कि चुनावों के नतीजों के बाद इस पर चर्चा हो ये तो बेहतर रहेगी। लेकिन मैंने, दिस इज अ हेडलाइन फॉर मी कि आप कह रहे हैं कि हाँ है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं कह रहा। मैं तो कम से कम 10 बार मैंने कहा कि समान विचार वाले राजनीतिक दल के साथ हम जाना चाहते थे, समान विचार होते हुए हम साथ आना चाहते थे। तो मुझे लगता है कि समझदार को इशारा काफी है। अच्छा ठीक है, अब वो जो आने वाले समझदार हैं उनको समझना पड़ेगा। खैर ये बात तो अच्छा, अभी दिल्ली में इलेक्शन आप लड़े थे, क्योंकि हम गठबंधन की बात कर रहे हैं तो उस वक्त आपसे नहीं बात हो पाई थी। दिल्ली में क्या हुआ? आप और कांग्रेस पार्टी एक साथ आए, क्यों नहीं सातों सीटों पर कोई फर्क पड़ा? देखिए, दिल्ली लोकसभा चुनाव 2024 का अरविंद केजरीवाल का चुनाव या राहुल गांधी का चुनाव नहीं था। वो चुनाव प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव था, वो चुनाव नरेंद्र मोदी का चुनाव था। मुझे लगता है कि जब दिल्ली की जनता 2025 में फरवरी में जब दिल्ली की सरकार चुनने के लिए वोट देगी तो वो अरविंद केजरीवाल का चुनाव होगा। दूसरा, आपने देखा कि 2014 में सातों की सातों सीटें दिल्ली की बीजेपी को मिल जाती हैं, लेकिन उसके कुछ ही महीने बाद होने वाले दिल्ली चुनाव में आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़े जनादेश की सरकार फरवरी 2015 में अरविंद केजरीवाल जी की बनती है। ठीक उसी तरह 2019 का लोकसभा चुनाव दिल्ली में होता है, सातों सीटें बीजेपी को मिलती हैं। उस समय मैं भी दिल्ली से, दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा का प्रत्याशी था। सातों सीटें भाजपा को मिल जाती हैं, लेकिन उसके ठीक कुछ ही महीनों बाद होने वाले फरवरी 2020 के दिल्ली चुनाव में 70 में से 62 सीटें देकर एक बहुत बड़े जनादेश की सरकार आम आदमी पार्टी की दिल्ली में बनती है। तो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव का अलग टेम्परामेंट होता है, एक अलग प्रकार का चुनाव होता है, उन दोनों को कंबाइन करके नहीं देखना चाहिए। इसीलिए हम हरियाणा में बहुत होपफुल हैं और आने वाले दिल्ली चुनाव में अलग अलग करके देखें तो मतलब आप जो कह रहे हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल लोकप्रिय है, देश में नरेंद्र मोदी लोकप्रिय है। देखिए, मैं किसी नेता को लोकप्रिय या अलोकप्रिय कहने वाला कौन होता हूं, ये तो जनता तय करती है, जनता के वोट से तय होता है। जो नतीजा आता है, मुझे लगता है उस नतीजे को कैसे हम रीड करते हैं वैसे देखा जाना चाहिए। अब यदि 303 से सीटें 240 पे आ जाती हैं तो वो लोकप्रियता का प्रूफ है कि गिरती हुई लोकप्रियता है, ये तो मैं आप पे छोड़ता हूं, आप इसका फैसला करें। ठीक उसी अगर उसी रूप में मैं देखूं कि लगातार 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बने, हरियाणा से आते हैं, हरियाणा में आम आदमी पार्टी पूरी ऊर्जा से चुनाव लड़ रही है और इसके कई उदाहरण हैं। जब हम गुजरात में चुनाव लड़ने गए तो उस समय तो गुजरात में हमारा कोई बहुत मजबूत संगठन भी नहीं था जितना आज हरियाणा में है। हमारे पास चुनाव लड़ने की इतनी ऊर्जा भी नहीं थी गुजरात में, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी ने 13% वोट शेयर और 5 विधायक भाजपा की उस आंधी में निकाले। तो मुझे लगता है कि जब जब आम आदमी पार्टी पूरी ऊर्जा से और पूरी मजबूती से चुनाव लड़ती है, वहां पे कुछ चमत्कारी नतीजे ऊपर वाला देता है और मुझे उम्मीद है कि हरियाणा में भी वैसा ही कुछ होगा। और 2025 में दिल्ली में भी वैसा ही होगा आपको लगता है? बेशक वैसा ही होगा। एक मुझे सर, क्योंकि आप आ रहे थे तो हमारे यहाँ
उसका आपका जो है प्रोमो चल रहा था कि राघव जी आएंगे टीवी पर, तो मुझे किसी ने 4 लाइनें भेजी कि राघव जी आएंगे तो उनको सुनाना जरूर। मैं ये दर्शक का है ये वो केजरीवाल जी के लिए कह रहे हैं कि मतलब केजरीवाल जी ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि एक दर्शक ने कहा है, तुम केस करो मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, सीएम से इस्तीफा देकर सुपर सीएम बन जाऊंगा, करूंगा जोर का प्रचार, सिंपैथी वोट कमाऊंगा, कहूंगा सब मिले हुए हैं जी, और खुद कांग्रेस से मिल जाऊंगा। यही होगा। देखिए, जो लोग ये कहते हैं या जिन लोगों का ये मानना है कि सिंपैथी पाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया और अब उन्हें बड़ा सिंपैथी वोट मिलेगा और उसका बड़ा राजनीतिक फायदा होगा, तो मैं इस मंच से, इंडिया टीवी इतना बड़ा चैनल है, इस मंच से इस देश के तमाम मुख्यमंत्रियों को, तमाम मंत्रियों को, बड़े बड़े नेताओं को कहना चाहूंगा कि आप सब इस्तीफा दे दीजिए और सिंपैथी वोट बटोरिए। अगर आपको सिंपैथी वोट मिलेगा तो आप सब इस्तीफा उसके लिए सबको जेल जाना पड़ेगा। नहीं, वो तो देखिए, अगर आज इस देश में एजेंसियां निष्पक्ष हो जाएं तो कौन कौन जेल जाएगा, कौन कौन नहीं जाएगा, उस पर एक अलग कॉन्क्लेव करेंगे और चर्चा करेंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पे आज अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा क्यों दिया, जो मैं समझता हूं क्यों दिया, एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते भी और इस देश का नागरिक होने के नाते भी। अरविंद केजरीवाल एक इज्जतदार शख्स हैं, जिन्हें ना सत्ता से, ना पावर से लालच है, ना उस कुर्सी से चिपक के बैठने की कोई लालसा उनके मन में है। उन्होंने कोई आज पहली बार उसूलों पे या मर्यादा को ज्यादा तवज्जो देते हुए इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने पहले भी दिया, जब वे इनकम टैक्स के कमिश्नर की नौकरी करते थे तो चाहते तो लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते थे। आप इतने सारे उदाहरण है हमारे सामने कि इनकम टैक्स में कोई छोटी सी नौकरी भी करता है ना, तो वो भी हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक बन जाता है। वो तो कमिश्नर थे, पर उन्होंने अपनी इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी को लात मार के सामाजिक सेवा में उतरने में 1 मिनट नहीं लगाया, उसमें इस्तीफा दिया। 2013 में जब आम आदमी पार्टी की अल्पमत की सरकार बनी और हमें अपना एजेंडा लागू करने के लिए कांग्रेस के सामने, या जो भी हम उस समय हमारा एक पॉलिटिकल कोएलिशन बना था, उसके सामने जाना पड़ा और हमारा एजेंडे को स्वीकृति नहीं मिली, तो हमने तब भी मर्यादा और उसूलों पे सरकार गिराई, इस्तीफा दिया और चुनावों में गए। उसी अनुसार इस बार फिर से जब अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछाला गया तो उन्होंने कहा कि मैं एक इज्जतदार आदमी हूं, मुझे फर्क पड़ता है अगर मेरे पे कोई कीचड़ उछाले तो मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, आपकी अदालत में जाऊंगा। आपकी अदालत आप लोग का बड़ा मशहूर कार्यक्रम है, वहां आइए आप जरूर। उन्होंने कहा मैं आपकी अदालत में जाऊंगा और लोग मुझे ईमानदारी का सर्टिफिकेट देंगे। 2020 का चुनाव हमने लड़ा कि अगर हमने काम किया है तो वोट देना, काम नहीं किया तो हमें वोट नहीं देना। अब 2025 का दिल्ली का चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं कि अगर केजरीवाल जी को आप ईमानदार मानते हैं, कट्टर ईमानदार मानते हैं, तो हमें वोट देना, नहीं तो बेशक ना देना। जनता तय करेगी। कीचड़ आज थोड़ी उछाला गया, कीचड़ तो 6 महीने पहले उछाला गया था, अगर यही टर्म में यूज करूं। तब क्यों नहीं इस्तीफा दिया था? जब जेल जा रहे थे तब इस्तीफा देते, अब क्यों? देखिए, इसका जवाब खुद अरविंद केजरीवाल जी ने अपने वक्तव्य में दिया, जो कि ये है, अगर वे जेल जाने से पहले या जेल जाने के बाद जेल में रहते हुए इस्तीफा देते तो एक प्रेसिडेंट बन जाता कि जब भी सत्ता में कोई भी पार्टी या कोई भी व्यक्ति है, यदि उसे कोई एक सरकार गिनानी है या कोई एक मुख्यमंत्री से इस्तीफा चाहिए तो अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करो, उसे जेल में डाल दो, उसे इस्तीफा देना पड़ जाएगा। एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। प्रेसिडेंट उन्होंने सेट किया है। सर प्लीज, एक सर, प्रेसिडेंट केजरीवाल जी ने सेट किया है जेल जाकर के भी इस्तीफा ना देने का। जयललिता जी जेल गई थी, इस्तीफा दिया। यही प्रेसिडेंट तो सेट होना चाहिए था। मैं आपकी बात से सहमत हूं, यही प्रेसिडेंट तो सेट होना चाहिए कि किसी को जेल में जबरदस्ती डालकर आप उससे इस्तीफा नहीं ले सकते। आप लोग अगर सत्ता की लालसा होती, अगर सत्ता की लालसा होती तो फिर बाहर आने के बाद तो आपने इस्तीफा नहीं मांगा, कोर्ट ने इस्तीफा नहीं मांगा, संविधान ने इस्तीफा नहीं मांगा, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी ने इस्तीफा नहीं मांगा, पर उन्होंने उसूलों और मर्यादा को तवज्जो देते हुए बात मैं करता हूं कि अब क्या क्यों कहा जा रहा है उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन सर, आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी तो आरोप लगने पर इस्तीफा मांगती थी। आपने देश की राजनीति में कम ही नेता बचे होंगे जिनके इस्तीफे नहीं मांगे। 6 महीने की जेल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को हो गई, वो इस्तीफा नहीं दे रहे। देखिए, आज उन्हीं उसूलों को और उसी राजनीति में मर्यादा को फिर से कायम करने के लिए, एक उदाहरण सेट करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बेल मिलने के बाद सत्ता की कुर्सी को लात मारी और कहा कि मुझे अगर
जनता निर्दोष साबित करेगी तो ही मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। आप मुझे बताइए, आज के दौर में कोई छोटी सी नौकरी करने वाला, कोई क्लर्क या चपड़ासी भी अपनी नौकरी से इस्तीफा देता है? मैं अन्य राज्यों की बात नहीं कर रहा, आप दिल्ली की बात कर लीजिए, पंजाब की कर लीजिए, अन्य राज्यों की, जहां पर एक छोटा सा कॉर्पोरेटर या काउंसलर कोई पार्षद बनता है, वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता, इस्तीफा नहीं देता। यहां तो मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी को लात मार के कहता है मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। मुझे लगता है इसकी सराहना होनी चाहिए। इस प्रकार की मॉरल्स और इस प्रकार की मर्यादा हमारी देश की राजनीति में फिर से स्थापित होनी चाहिए। एक दौर था, मुझे याद आता है, जब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जैन हवाला केस जब हुआ, उन पर आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने मर्यादा को और उसूलों को तवज्जो देते हुए इस्तीफा दे दिया। और फिर जब सारे आरोप निराधार साबित हुए, फिर वे सार्वजनिक जीवन में आए। ऐसे ही लाल बहादुर शास्त्री जी जब देश के रेल मंत्री थे, उनके कार्यकाल के अंदर रेल दुर्घटनाएं हुई, उसके बाद उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की पेशकश की। आप आडवाणी जी का बयान आधा कोट करते हैं। आडवाणी जी ने ये इस्तीफा भी दिया था और ये भी कहा था कि जब तक मैं निर्दोष नहीं साबित होऊंगा तब तक मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। केजरीवाल जी कहते हैं मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। बिल्कुल ठीक। उसका कारण है, मैं बड़ा खुश हूं कि आपने इस सवाल किया। उसका एक बहुत अच्छा कारण है। उसका कारण यह है कि आज के समय और आज के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जो पूरी व्यवस्था है, वो ये है कि जब आप पे आरोप लगाया जाता है, एफआईआर दर्ज होती है, जांच शुरू होती है, वो मसला कोर्ट में जाकर पूरा ट्रायल होने में और अंतिम फैसला आने में 5, 7, 10 साल नहीं, 25, 30, 40 साल लग जाते हैं। आज भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, पीएमएलए के तहत कितने मुकदमे फाइनलाइज हुए, कितने में आखिरी फैसला आया? मुझे बताया जाता है महज 2 दर्जन फैसले भी नहीं हो पाए, जबकि 10,000 से ज्यादा पीएमएलए के केसेस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में पेंडिंग है। तो जब कानून की अदालत, न्याय की अदालत न्याय देने में और न्याय सुनाने में दशक या 2 दशक का समय लेती है, तो इंसान अपनी निर्दोष और अपनी ईमानदारी को साबित करने के लिए क्या करेगा? जब न्याय की अदालत नहीं दे रही तो जनता की अदालत में जाएगा। तो केजरीवाल जी ने भी यही चुना कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। जनता थोड़ी सर गवाहों को सुनने वाली है, वो सबूत देखने वाली है, वो तो अदालत ही देखेगी। और 25 केजरीवाल जी ने भी क्या कहा था जब उन्होंने बाहर निकले, जब उनका पहला भाषण हुआ, उन्होंने कहा था कि मैं और नेताओं की तरह नहीं हूं, मेरी मोटी चमड़ी नहीं है, मुझे फर्क पड़ता है, मेरे ऊपर कोई आरोप लगाता है तो मुझे बहुत फर्क पड़ता है, मेरे मन में बड़ी व्यथा है, मुझे बहुत दर्द है इस बात का कि मेरे ऊपर ये लांछन लगाया गया। तो अब ये दाग तो 25 साल, जैसा आपने कहा 25 साल हो सकता है कि ना धुले, तो फिर तब तक इसीलिए तो जनता की अदालत में जा रहे हैं। और आप जनता के एक्यूमन को या जनता के न्याय करने की जो समझ और शक्ति है, उसे कम मत आंकिए। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, ये पब्लिक है, सब जानती है, ये फैसला करेगी। लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको इस्तीफा इसलिए देना पड़ा क्योंकि शर्तें ऐसी थी, वो अपने ऑफिस नहीं जा सकते, फाइलें नहीं देख सकते, दस्तखत नहीं कर सकते, तो काम क्या करते? मतलब वो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पर होते हुए भी काम ही नहीं कर पाते। देखिए, मैंने भी वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा जिसे हमारे विरोधी लगातार पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। ना सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देने के लिए कहा, ना संविधान ने अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देने के लिए कहा, यहां तक कि हमारे विरोधियों ने तक अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा। उन पर बहुत ही मामूली सा पाबंदियां हैं कुछ फाइलों को लेकर। वे एक सर्विंग सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पास पोर्टफोलियोज हो या ना हो, वो बतौर मुख्यमंत्री पूरी तरीके से काम कर सकते हैं, बारिंग 1 और 2 थिंग्स। मेरा यह मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जब ना संविधान, ना कोर्ट, ना विरोधियों ने, किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा, उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। और जब फरवरी में प्रचंड बहुमत की आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो केजरीवाल जी फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे और मजबूती से काम करेंगे। इसमें एक थ्योरी और चलती है, ये कहा जाता है कि जब केजरीवाल जी जेल गए तो शायद उनको ये लगा कि मेरे मतलब दिल्ली की जनता जो है उठ खड़ी होगी कि आपने हमारे चीफ मिनिस्टर को और जो उस पर झूठे आरोप है उनको जेल में डाल दिया। ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई दिल्ली में बहुत बड़े प्रदर्शन या आंदोलन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उससे उनको शायद ये लगा कि भाई अब जनाधार जो है थोड़ा खिसक रहा है, इसलिए ये सब करना पड़ रहा है। सौरभ भाई, आपसे बेहतर ये कौन जानता है कि राजनीति में जनाधार बरकरार है या जनाधार खिसक रहा है? इसका इकलौता मापदंड है चुनाव। चुनाव में जनता उसका फैसला करती है कि आपका जनाधार कितना कायम है।
मुझे लगता है कि यह फैसला चुनावों में आएगा। और जहां तक कि पब्लिक आउटरीच की बात आप कर रहे हैं, दिल्ली के कोने कोने में आवाज उठी कि केजरीवाल हमारा बेटा है, हमारा भाई है, उसके साथ गलत हुआ। रामलीला मैदान में 5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने अपनी आवाज बुलंद करी। दिल्ली की सड़कों पे, बसों में, मेट्रो में लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। मेरा अपना ये मानना है कि इस बार दिल्ली की जनता अपनी वोट की ताकत से फरवरी में जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी के साथ मैं कहूंगा कि 6 महीने बिना किसी दोष के, बिना किसी आरोप के जेल में रखा गया, उसका जवाब जनता बखूबी आने वाले चुनावों में देगी। अच्छा, दोबारा एक बार हरियाणा की बात करते हुए, हरियाणा में इस बार बाइपोलर सा इलेक्शन लग रहा है। आपने कहा कि मतलब 3 ही एबीसी, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी है, लेकिन यहाँ इनेलो बसपा का कॉम्बिनेशन भी लड़ रहा है। यहाँ पर जजपा भी आजाद समाज पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही है, और उनको लगता है कि भी हमारा, उनका एक बेस है भी, ऐसा नहीं कि नहीं है। रीजनल पार्टी यहाँ की पुरानी पार्टियां, जजपा की बात नहीं करते, इनेलो पुरानी पार्टी है। अगर, और उसमें आप भी आ गए, अगर इस सब में ये वोट डिवाइड होता है तो फायदा किसका होगा? बीजेपी का? देखिए, मोटे मोटे तौर पे जो मेरी समझ है, और क्योंकि मैंने हरियाणा में पिछले कई हफ्तों से पार्टी के लिए, अपनी पार्टी के लिए प्रचार किया, जो मुझे समझ में आया, एक, हरियाणा की जनता ये मान चुकी है कि इनेलो और बसपा का जो गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित गठबंधन है। उसे एक ही बीजेपी की बी टीम के तौर पे देखते हैं। जजपा की आपने बात करी, मुझे नहीं लगता कि इस बार जजपा शायद एक भी सीट निकाल पाएगी। उनके नेता अपनी सीट भी अगर निकालने तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि उन्होंने विश्वासघात किया। जनता विश्वासघात करने वाले को कभी माफ नहीं करती। तो मोटे मोटे तौर पे जो मेरी राजनीतिक समझ कहती है कि 3 राजनीतिक दल हैं जिनमें कांटे की टक्कर है, ए, बी और सी। ए फॉर आम आदमी पार्टी, बी फॉर बीजेपी एंड सी फॉर कांग्रेस। इन्हीं के बीच में लड़ाई है। और जैसा कि मैंने कहा, एक राजनीतिक दल को जनता सत्ता में बिठाएगी, एक राजनीतिक दल को विपक्ष में बिठाएगी, और एक राजनीतिक दल को इसमें से सत्ता की चाबी देगी कि वो चाबी जहां घूमेगी सरकार उसी की। कहां घूमेगी, यही तो मैं पूछ रहा हूं तब से आपसे, कहां घूमेगी वो चाबी? इसके लिए थोड़ा इंतजार करिए। अच्छा, ये ऑर्डर भी यही रहने वाला है, ए बी सी, मतलब नतीजों में? मैं चाहूंगा कि यही रहे। सबसे ज्यादा सीटें ए की आए, उसके बाद अन्य राजनीतिक दलों, उसके बाद बी की आए। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता। एक ही आए। मैं तो चाहूंगा सारी सीटें एक ही आए। अच्छा ठीक। अच्छा, आपने एक आदत और लगा दी है सबको, ये मतलब जिसको आप कहते हैं कि भाई जन कल्याणकारी और योजनाएं और यहाँ फ्री वाली जो बातें हैं, अब सब बिजली फ्री दे रहे हैं, सब महिलाओं के खाते में पैसा डाल रहे हैं, आप भी दिल्ली में डालने वाले हैं वैसे भी। और बड़ी चर्चा है कि भाई देखिए इससे क्या होगा आगे जाकर के। अरे बीजेपी ऐसी पार्टी तो ये नहीं करती थी, अब वो भी कर रही है। इसके 2 जवाब हैं। पहला राजनीतिक है और दूसरा एक इकोनॉमिक आंसर है। पॉलिटिकल आंसर यह है कि ये बात तो हमने पहले ही कही थी कि हम सत्ता बदलने नहीं, व्यवस्था बदलने आए हैं। और राजनीति कैसे की जाती है ये हमसे और पार्टियां सीखेंगी, और वही हो रहा है। हमने मुफ्त बिजली पानी दिया, अच्छी शिक्षा दी, अच्छा स्वास्थ्य दिया, बढ़िया इलाज दिया, मुफ्त इलाज दिया। अब तमाम पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में लिखकर वादा करती हैं कि हमें सरकार में ले आओ तो हम भी केजरीवाल वाली फ्री बिजली देंगे, केजरीवाल वाला फ्री पानी देंगे। एक जवाब। और इसका आर्थिक जवाब, एक इकोनॉमिक जवाब, मैं थोड़ा सा विद्यार्थी रहा हूं अर्थशास्त्र का, तो मैं उसके परिप्रेक्ष्य में आपको बताना चाहूंगा। इसे फ्रीबीज ना कहिए, इसे वेलफेयर पॉलिटिक्स कहिए। भारत का संविधान कहता है दैट इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। सरकारों का यह दायित्व बनता है कि वे अपनी पॉलिसीज के जरिए एक वेलफेयर स्टेट क्रिएट करें। और हिंदुस्तान को 2 मिनट के लिए यहां की राजनीति और यहां की नीतियों को थोड़ी देर के लिए छोड़िए। दुनिया भर में जितने डेवलप्ड नेशंस हैं, विकसित देश हैं, वे भी अपने देशों में फ्री मेडिकल केयर, फ्री एजुकेशन, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट देते हैं। वो इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि वे डेवलप्ड हैं। वो डेवलप्ड इसलिए बने क्योंकि उन्होंने ये सारी चीजें देकर अपने ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्ट किया। आपको अपने ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जितनी बिजली, जितना पानी, जिस स्तर की शिक्षा और जितना इलाज चाहिए होता है, वो सरकार की जिम्मेदारी है कि सबको समान दे। प्रधानमंत्री का बेटा हो या संतरी का बेटा हो, सब एक लाइन में खड़े होकर शिक्षा भी ग्रहण करें, इलाज भी ग्रहण करें, और सबको उतनी बिजली और उतना ही पानी सरकार द्वारा दिया जाए। तो बेसिक
फैसिलिटीज एक सम्मानजनक जीवन के लिए, जीने के लिए जितनी चाहिए होती है, उतनी हमारी ये राजनीति है कि हम देना चाहते हैं और शुरू से देना चाहते हैं, हमारा मानना है। मेरा अपना ये विचार है कि आम आदमी पार्टी की ये राजनीतिक पहल देखते हुए अन्य राज्यों की सरकारें भी इस कल्याणकारी पॉलिसीज को फॉलो करेंगे। नहीं, लेकिन इसका कोई पैमाना भी तो होना चाहिए ना भाई। आप दिल्ली में कर सकते हो, आपके पास पैसा है, दिल्ली का पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा है, देश में शायद नंबर 1 नंबर 2 पर ही आता है। पंजाब अफोर्ड कर सकता है क्या? हिमाचल वालों को आप समझ में आ रहा है अफोर्ड नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री और विधायक कह रहे हैं हम सैलरी नहीं लेंगे। कर्नाटका में देख लीजिए, वो कह रहे हैं अब हम ये काम नहीं करा सकते, पहले आपके वादे पूरे करें। पहले तो राज्य की जीडीपी ये निर्भर नहीं करतेगी कि आप दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, राज्य का एनुअल बजट ये तय करेगा। उस एनुअल बजट में कितना लेगरूम है आपके पास इस प्रकार का आर्थिक खर्चा करने का, ये सरकार दर सरकार डिफर करता है। अब जैसे दिल्ली में हमारे पास एक सरप्लस सरकार है। जब हमारी 2015 में सरकार बनी थी, दूसरी बार बनी थी, तब मैं उस समय के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया जी के साथ एक छोटी सी सलाहकार की भूमिका में, आर्थिक सलाहकार की भूमिका में मैंने थोड़े महीने उनके साथ काम किया। और तब उनके नेतृत्व में, केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो बजट बना था पहला, महज 28,000 करोड़ का था। आज दिल्ली का बजट 80-90 हजार करोड़ का हो गया। तो हम एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारा बजट सरप्लस की ओर बढ़ता जा रहा है। वैसे ही और राज्य हैं इस देश के जिनकी आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर है, बड़ी खाली है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि सरकारों के पास पैसे की कमी नहीं है। किसी के पास 80,000 करोड़ है सालाना बजट, किसी के पास 1 लाख करोड़ है, किसी के पास 1.5 लाख करोड़ है। तो सरकार के और सूबे के साइज पे और उसके एनुअल बजट पे और शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस पे निर्भर करता है। कमी पैसे की नहीं है, कमी नियत की है। अगर सरकार चाहे, नेता चाहे कि मुझे ये बुनियादी सुविधाएं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य देना है जनता को, तो आप दे सकते हैं। देयर इज इनफ फाइनेंशियल लेगरूम इन एवरी स्टेट बजट ऑफ एवरी स्टेट गवर्नमेंट इन दिस कंट्री। नियत चाहिए, अगर नियत है तो आप दे देंगे। जो लोग कहते थे, हमने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके कहा कि पंजाब 3.5 लाख करोड़ के कर्जे में है अभी, पंजाब की आर्थिक स्थिति खराब है। कोई इसमें छुपी बात नहीं है, पंजाब की आर्थिक स्थिति खराब है क्योंकि पुरानी पार्टियां जो थीं, जिन्होंने दशकों तक पंजाब पे राज किया, उन्होंने पंजाब को लूट लिया, पंजाब की जमीन तक गिरवी रख दी और आर्थिक व्यवस्था पंजाब की बिगाड़ दी। पर लोग कहा करते थे कि आर्थिक व्यवस्था इतनी खराब है तो क्या आप पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक बना पाओगे? क्या आप मुफ्त बिजली दे पाओगे? क्या आप अपनी वही सारी स्कीमें यहां लागू कर पाओगे? हमने सरकार बनते ही बिजली मुफ्त कर दी, हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, शिक्षा का स्तर बेहतर कर दिया और सारी अरविंद केजरीवाल जी की योजनाएं लागू करेंगे। तो नियत चाहिए। अब कर्ज कितना है पंजाब पे? बिल्कुल कर सकता है और करेगा। अब कर्ज कितना है पंजाब पे? आपने कहा पहले 3.5 लाख करोड़। कर्ज, अगेन अब इस पे अलग चर्चा करेंगे कि आप फाइनेंशियल डेट को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे पंजाब एक डेट ट्रैप में फंसा हुआ था। जितना पैसा आप सालाना तौर पे कर्जे में लेते हैं, उतना ही पैसा आपके दूसरे हाथ से इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपेमेंट में चला जाता है, जिसे कहते हैं डेट ट्रैप। हमने उस डेट ट्रैप को तोड़ा है। हम अब पंजाब का कर्जा कम कर रहे हैं, हम पंजाब के जीएसटी कलेक्शंस और अन्य प्रकार के कलेक्शंस को इंप्रूव कर रहे हैं, हम पंजाब के अंदर कई प्रकार के रेवेन्यू ऑगमेंटेशन की चीजें कर रहे हैं। तो एक प्रकार से प्रयास यह है कि पंजाब फिर आर्थिक तौर पे अपने पांव पे खड़ा हो। और इसमें हम चाहेंगे कि थोड़ी हमें सुविधा और थोड़ी सी हेल्प सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे, क्योंकि केंद्र सरकार बड़ा भाई होता है, राज्य सरकार छोटा भाई होता है। तो हम चाहेंगे कि हमें आर्थिक मदद केंद्र सरकार भी दे। छोटा भाई रोज बड़े भाई को कोसता है। नहीं, वो देखिए, तो राजनीति अपनी जगह है, गवर्नेंस अपनी जगह है। अब जरा ईमानदारी से सर, मतलब थोड़ा सा वैसे बताइएगा, व्यवहारिक तौर पर आपका सारे जवाब ईमानदारी से, व्यवहारिक, अब प्रैक्टिकल, आपका हरियाणा में बेस्ट केस और वर्स्ट केस सिनारियो क्या है, मिनिमम मैक्सिमम? देखिए, मैं इसका कोई राजनीतिक जवाब नहीं देना चाहता कि बेस्ट केस ये है कि आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है और वर्स्ट केस ये है कि हम बस 75 सीटों पे सिमट जाएंगे 90 में से। मैं आपको इसका व्यवहारिक जवाब देना चाहता हूं। व्यवहारिक जवाब ये है कि आम आदमी पार्टी एक मजबूत ऊर्जा के साथ हरियाणा का चुनाव लड़ रही है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी 6 महीने तक हरियाणा का चुनाव प्रचार की कमान नहीं संभाल पाए क्योंकि वे जेल में बंद थे। एक निराधार केस में उन्हें बंद किया गया। उसके बावजूद आम आदमी पार्टी एक मजबूत तरीके से 90 की 90 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। हमारे प्रत्याशी अन्य राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों से अलग हैं, भिन्न हैं। वे सामाजिक लोग हैं, समाज से जुड़े लोग हैं। और आपको जान के जब नतीजे आएंगे, अचंभा होगा कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके नाम आपने नहीं सुने होंगे और वो बड़े बड़े मार्जिन से अपनी सीटें निकालेंगे।
इसलिए मेरा अपना यह मानना है व्यक्तिगत तौर पे कि आम आदमी पार्टी के समर्थन के बिना हरियाणा की अगली सरकार नहीं बनेगी। आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए, सत्ता की चाबी हमें दीजिए, उस सत्ता की चाबी से हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हम जिस पार्टी का समर्थन करें, जो सरकार में आए, जिस पार्टी वो Not ये one. 500 गारंटियां केजरीवाल की जो हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगार को रोजगार देना और हर महिला को 1000 रुपए आर्थिक सम्मान राशि देना, वो सारी गारंटियां पूरी हों। सत्ता की चाबी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पास। अरे जाते जाते एक एक लाइन जरा जो बड़े बड़े नेता हैं हरियाणा के, उनके लिए हुड्डा साहब 10 साल बाद एफर्ट कर रहे हैं दोबारा सत्ता में आने के लिए। नहीं, मैं किसी व्यक्तिगत नेता को कुछ नहीं, मैं सारे लीडर्स हैं ये तो, मतलब ये तो पब्लिक फिगर्स है ना। तो इन सारे पब्लिक फिगर्स को मेरी तरफ से आने वाले चुनाव में बहुत बहुत शुभकामनाएं। मे द बेस्ट मैन विन, मे द बेस्ट पार्टी विन, जो हरियाणा के हित में काम करे और सत्ता की चाबी इनके हाथ में दे दे। बहुत शुक्रिया राघव चड्ढा जी हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच।